नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं दीपेश बरगले। हमारी खास पेशकश 15 शहर 15 रिपोर्टर, जिसमें हम आपको रूबरू कराएंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 15 बड़े शहरों की 15 बड़ी खबरों से। तो आइए शुरू करते हैं 15 शहर 15 रिपोर्टर। कांग्रेस ने प्रदेश व्यापी घंटी बजाओ आंदोलन किया, जिसमें सांसदों को घंटी बजाकर जगाने की कोशिश की गई। राजधानी भोपाल में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को जगाने की कोशिश की और घंटी बजाकर जो घंटी बजाओ आंदोलन है उसकी शुरुआत की। माता मंदिर चौराहे से लेकर रिवेरा टाउन स्थित भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के घर तक कांग्रेसी कार्यकर्ता पहुंचे। हालांकि भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था और सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए थे, लेकिन कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और जो पुलिस है उनके बीच में हल्की झूमाझटकी भी हुई और कार्यकर्ताओं ने जो माता मंदिर चौराहे पर जो बैरिकेडिंग है उसको तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की और लगातार बड़ी संख्या में कार्यकर्ता आगे बढ़ते हुए जो साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के घर के बाहर जो गेट है उस पर बैठ गए धरने पर। वहां पर घंटी बजाकर लगातार नारेबाजी भी करते रहे। एक तरह से जो तमाम कांग्रेसी नेता हैं उनका यही कहना है कि जो कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की यही कोशिश है कि सांसद को जगाने की कोशिश की गई है कि आखिर वो भोपाल से प्रतिनिधित्व कर रही हैं जनता के लिए, विकास कार्यों के लिए। जो केंद्र की तरफ से मध्य प्रदेश के विकास कार्यों के लिए राशि है उसको जनरेट करवाने की कोशिश करें, क्योंकि अब तक ना तो केंद्र ने राशि दी है। बाढ़ प्रभावित, बाढ़ पीड़ित और बाकी के जो किसानों की मुआवजा राशि है वो अब तक उन तक नहीं पहुंच पाई है। ऐसे में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने सांसद को घंटी बजाकर जगाने की कोशिश की गई है। हालांकि कांग्रेस ने यही कहा कि ये जो प्रदर्शन था पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से किया गया था और ये एक पहला प्रयास है सांसद को शांतिपूर्ण तरीके से जगाने से, और अगर इसके बाद भी वो नहीं जागती हैं तो आगे इस तरह का प्रदर्शन जारी रहेगा। अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर असिस्टेंट प्रोफेसरों की संविधान रक्षा यात्रा भोपाल पहुंच चुकी है। महू से शुरू हुई ये यात्रा इस वक्त इंदौर भोपाल हाईवे पर है और आप देख सकते हैं कि तमाम जो महिला उम्मीदवार जो चयनित हुए हैं, तमाम जो पुरुष उम्मीदवार जो चयनित हुए असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति के लिए, लेकिन अब तक अपनी नियुक्ति का इंतज़ार कर रहे हैं और उन्हें नियुक्ति नहीं मिली है। यही वजह है कि इन्होंने यात्रा निकालने का फैसला किया है और इनके हाथ में संविधान की कॉपी है जो ये जो मंत्री हैं उच्च शिक्षा विभाग के जीतू पटवारी उनको देना चाहते हैं। हम जानेंगे कि आखिरकार क्या वजह है और क्यों ये लोग पदयात्रा करने को मजबूर हैं। ये बताइए कि आप लोग क्यों ये पदयात्रा निकाल रहे हैं? सर, हम लोग पीएससी से चयनित होकर के आए हुए हैं। मैं आज तक के 15 महीने हो गए, सरकार द्वारा नियुक्ति आदेश नहीं दिया गया है। क्यों नहीं मिल रहा नियुक्ति आदेश? सर, कोई कारण नहीं बताया जा रहा हमको। अभी पेपरों के माध्यम से 2-3 दिन पहले पता चला है कि इसमें न्यायालय की तरफ से कुछ समस्या है। बल्कि ऐसा आप देख लीजिए, न्यायालय का हम लोग तो सम्मान करते हैं। न्यायालय ने 91 महिलाओं को छोड़ करके बाकी को लिबर्टी दे रखी है, बाकी को सरकार को स्वतंत्र रखा हुआ है, फिर भी शासन गलत व्याख्या करके हमको नियुक्ति आदेश नहीं दे रही है। मैं दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ कुछ ऐसे महिला उम्मीदवार भी हैं जो अपने बच्चों को गोदी में लेकर आए हैं। ये देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे उनकी गोदी में हैं। हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आप कहाँ से आए हैं और क्यों पदयात्रा? डिस्ट्रिक्ट से आए हैं हम लोग, इसलिए कि शायद प्राध्यापक की भर्ती नहीं हो रही। सर, बहुत परेशान, आर्थिक स्थिति से, पारिवारिक स्थिति से हम बहुत परेशान हैं। कितने दिन हो गए आपका सिलेक्शन हुए? सर, हमारा 18 अभी 2 साल होने में जा रहा है सर। 2 साल हो गया। आप कहाँ से आई हैं? खरगोन से। आपका सिलेक्शन को भी 2 साल? हाँ, सभी का। क्या लगता है आपको कि सरकार सुनेगी आप लोगों की बात? सुनना तो चाहिए, इसीलिए तो सब इतना कर रहे हैं। जायज मांगे सुनेंगे। ये आप देख सकते हैं कि तमाम जो उम्मीदवार हैं अपनी नियुक्ति का इंतज़ार कर रहे हैं। इनका कहना यह है कि करीब 2 साल का इंतज़ार हो चुका है, बावजूद इसके अब तक उन्हें नियुक्ति नहीं दी गई। और बड़ी बात ये भी है कि कई ऐसे उम्मीदवार भी हैं जिनका चयन हुआ था जो पहले नौकरी में थे, लेकिन उन्होंने नौकरियां छोड़ दी क्योंकि पीएससी के जरिए उनका चयन हो चुका था, लेकिन अब तक उन्हें नियुक्ति नहीं दी गई है। प्रदेश में ऐसी कोई विद्युत वितरण कंपनी नहीं है जो घाटे में ना हो, ये कहना है प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह का। एक दिवसीय दौरे पर जबलपुर पहुंचे मंत्री प्रियव्रत सिंह ने नियामक आयोग में दायर विद्युत वितरण कंपनियों की याचिकाओं पर भी सफाई पेश की। उनका कहना था कि नियामक आयोग के समक्ष विगत 4 वित्तीय वर्षों में हुए घाटे को लेकर दायर याचिका एक नियमित प्रक्रिया के तहत है जो कंपनियों की वित्तीय स्थिति को बतलाती है।
इस मामले में मंत्रालय में इसकी कोई पुष्टि नहीं है, लेकिन फिर भी अगर घाटे को दर्शाते हुए कंपनियों ने इसे वसूलने की मांग की है तो सरकार जरूर हस्तक्षेप करेगी। ऊर्जा मंत्री ने विद्युत वितरण कंपनियों की वित्तीय हालातों को लेकर भाजपा सरकार को एक बार फिर जिम्मेवार ठहराया। उन्होंने कहा कि सभी वितरण कंपनियां 2004 में जीरो बैलेंस के साथ शुरू की गई थी। भाजपा शासन में 2004 से लेकर 2018 तक करीब 27% बिजली को महंगा किया गया। भले ही वितरण कंपनियों ने 4 वित्तीय वर्षों में घाटा दर्शाया हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि इसके लिए विद्युत दरों को महंगा किया जाए। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश की विद्युत वितरण कंपनियों ने भारी भरकम घाटा दर्शाते हुए विद्युत नियामक आयोग के पास दर्ज की गई 4 याचिकाओं में करीब 24,888 करोड़ रुपए का भारी भरकम घाटा बताया है। बहरहाल ऊर्जा मंत्री ने दावा किया है कि घाटा जरूर कंपनियों को हो रहा हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि विद्युत दरों को और महंगा किया जाए। नीमच जिला पंचायत की बैठक में जो हुआ उसने एक बार फिर उस बहस को जन्म दे दिया कि अंडा पहले आया या मुर्गी। जी हां, 29 नवंबर को नीमच में भाजपा शासित जिला पंचायत की बैठक में आंगनवाड़ियों में मिड डे मील में अंडे बांटने का मुद्दा उठा, जिस पर भाजपा के जिला पंचायत सदस्य दिनेश परिहार ने कहा कि कमलनाथ सरकार को अंडे बांटने की जगह आंगनवाड़ियों में मुर्गियां बांटनी चाहिए, जिससे बच्चों को खेलने के लिए मुर्गियां मिलेगी और ताजे अंडे भी। इससे आंगनवाड़ियों में खिलौनों का खर्च भी कम हो जाएगा। भाजपा के इस व्यंग के बाद राजनीति ने तूल पकड़ लिया। कांग्रेस इसको हास्यास्पद बता रही है, लेकिन सबसे अफसोस की बात यह है कि कांग्रेस और भाजपा की इस पैंतरेबाजी में कुपोषण बच्चों के मिड डे मील का मुद्दा हवा हो गया। अपने पार्टी छोड़ने की अटकलों को ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज सिरे से खारिज कर दिया। ग्वालियर आए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि वो कांग्रेस के सिपाही हैं, कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं और कांग्रेस में ही रहेंगे। इस दौरान सिंधिया ने नाथूराम गोडसे को देशभक्त बताने को लेकर साध्वी प्रज्ञा पर भी निशाना साधा। शनिवार को ग्वालियर आए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि ट्विटर हैंडल बदलने को लेकर बेवजह बवाल मचा है। कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल होने के सवाल पर सिंधिया ने कहा कि मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं, सिपाही हूं और जमीन पर कार्य करता हूं, लिहाजा कांग्रेस में ही रहूंगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर पर भी बयानी हमला किया है। सिंधिया ने कहा कि जिस व्यक्ति ने राष्ट्रपिता का कत्ल किया उसे देशभक्त कहना घोर निंदनीय है। सिंधिया ने दावा किया कि 2014 के कार्यकाल में संसद में बीजेपी के एक सांसद ने भी गोडसे को देशभक्त कहा था, तब उन्होंने उठकर विरोध किया और अब बीजेपी की सांसद फिर से गोडसे को देशभक्त कह रही है। सिंधिया ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि अब फिर से नाथूराम गोडसे को देशभक्त कहने की प्रवृत्ति लगातार बढ़ती जा रही है। अनुशासन का पाठ पढ़ाने की बात करने वाले लोग ही राष्ट्रपिता के प्रति अनुशासनहीनता कर रहे हैं। महाराष्ट्र के गठबंधन को लेकर सिंधिया ने कहा कि शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी का गठबंधन विकास और प्रगति के लिए है। उन्हें उम्मीद है कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में ये गठबंधन सरकार महाराष्ट्र में नया इतिहास लिखेगी। छतरपुर में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की पोल खोलती तस्वीरें सामने आई हैं। छतरपुर जिले में चल रहे नसबंदी शिविरों में महिलाओं को नसबंदी के बाद ठंड में जमीन पर लिटाया गया है। वहीं उनके आने जाने की भी कोई प्रशासन द्वारा व्यवस्था नहीं की गई है। दरअसल जिले में नसबंदी शिविरों का आयोजन किया गया है, जहां पर जिला अस्पताल में महिलाओं को नसबंदी के ऑपरेशन के बाद उन्हें ठंड में जमीन पर ही लिटाकर उनसे जानवर जैसा सलूक किया जा रहा है। यह तस्वीरें हैं जिला अस्पताल की, जहां पर महिलाओं को नसबंदी ऑपरेशन होने के बाद लेटने तक की जगह नहीं मिल रही, उन्हें ठंड में जमीन पर ही लिटाया जा रहा है। वहीं महिलाओं को लाने और वापस जाने की भी कोई सुविधा नहीं दी जा रही है। महिलाओं को अपने ही खर्च से निजी वाहनों का सहारा लेना पड़ रहा है। साथ ही उनको ऑपरेशन के बाद बाहर लाने स्ट्रेचर भी नहीं दिया जा रहा, जिससे परिजन ही अपने हाथों से उठाकर मरीजों को ले जाने को मजबूर हैं, जिससे महिलाओं को जहां दर्द और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं यही पर लेटने से उनको इन्फेक्शन का भी डर बना रहता है। वहीं जिम्मेवार अधिकारी गोलमोल जवाब देकर अपनी जिम्मेवारी से बचते नजर आ रहे हैं। यह तस्वीरें महज जिला अस्पताल की नहीं है। इस तरह के सेवर पूरे जिले में सामुदायिक केंद्रों में आयोजित किए जा रहे हैं, लेकिन जो स्वास्थ्य सुविधाएं इन मरीजों को मिलनी चाहिए वह उन्हें नहीं दी जा रही। महज टारगेट पूरा करने के चक्कर में आनंद फानन में डॉक्टरों द्वारा यह नसबंदी के ऑपरेशन किए जा रहे हैं। वहीं महिलाएं नसबंदी शिविरों के दौरान काफी परेशान नजर आ रही हैं, लेकिन जो जवाबदार है वह अपनी जिम्मेवारी से पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री कमलनाथ आज मुरैना पहुंचे। जौरा विधानसभा से विधायक बनवारी लाल जाटताप की पोत्री की शादी में शामिल हुए। उनके साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया और प्रभारी मंत्री लाखन सिंह जी मौजूद रहे। सीएम को 1 बजे पहुंचना था, लेकिन वो 1.5 घंटे की देरी से मुरैना पहुंचे। उसके बाद शादी समारोह में सिर्फ 5 मिनट के लिए शरीक हुए और वर वधू को आशीर्वाद देकर वहां से रवाना हो गए।
इस पूरे अपने मुरैना प्रवास के दौरान कांग्रेस सीएम कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया मीडिया से मुखातिब नहीं हुए और ना ही उन्होंने किसी तरह की कोई बयानबाजी की। बड़वानी जिले के धौली से मजदूरों से भरा पिकअप वाहन महाराष्ट्र के उस्मानाबाद के लिए निकला था। धुलिया के समीप पिकअप वाहन मजदूरों सहित पुलिया को तोड़ते हुए नदी में जा गिरा। घटना स्थल पर ही पिकअप में बैठे 7 लोगों की मौत हो गई। वाहन में सवार अन्य 19 लोगों को भी गंभीर चोटें आई, जिनका उपचार धुलिया के अस्पताल में अभी जारी है। गौरतलब है कि बड़वानी जिले से आदिवासी मजदूर लगातार पलायन कर गुजरात और महाराष्ट्र राज्य की ओर रुख करते हैं। ऐसे में यह कोई पहला मामला नहीं है जब मजदूरों से भरा वाहन दुर्घटनाग्रस्त हुआ और उसमें मजदूरों की और उनके बच्चों की मौत हुई हो। घटना में बताया जा रहा है कि मरने वाले 7 लोगों में 5 बच्चे शामिल हैं और एक युवक और एक युवती की भी मौत हुई है। घटना के बाद से अब तक जिला प्रशासन की ओर से और मध्य प्रदेश सरकार की ओर से किसी प्रकार के मुआवजे की घोषणा नहीं हुई है। पंकज शुक्ला, न्यूज़ 18, बड़वानी। बैतूल में एक शिक्षक को उनके रिटायरमेंट के दिन ऐसी यादगार विदाई मिली जो कम ही लोगों को नसीब होती है। प्रभातपट्टन ब्लॉक के पंडरी डाना प्राथमिक स्कूल में बतौर हेड मास्टर 10 साल तक अपनी सेवाएं देने वाले शिक्षक तुकाराम सेवतकर का 29 नवंबर के दिन रिटायरमेंट हुआ। वो सुबह जैसे ही गांव पहुंचे, पूरे गांव के लोगों ने उन्हें घेर लिया। उन्हें सर आंखों पर बैठाया गया, सिर पर सेहरा बांधा गया, घोड़ी पर बैठाकर पूरे गांव में घुमाया गया। महिलाओं, बच्चों और अन्य ग्रामीणों ने मिलकर एक से बढ़कर एक पारंपरिक लोक नृत्य भी पेश किए। इस पूरे घटनाक्रम से एक बात तो साबित हो जाती है कि सरकारी शिक्षा और शिक्षा व्यवस्था पर लाख सवाल उठाए जाएं, लेकिन जब तक तुकाराम सेवतकर जैसे शिक्षक हैं तब तक समाज ऐसे शिक्षकों को सर आंखों पर बैठाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए एक बार फिर रुक करते हैं 15 शहर 15 रिपोर्टर का। कांग्रेस विधायक राहुल सिंह आज केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल से मिलने पहुंचे, जहां वे उनके सामने नतमस्तक हुए, पेश हुए और उसके बाद उन्होंने उन्हें ज्ञापन सौंपा। आज सुबह दमोह कांग्रेस कमेटी के नेता और विधायक राहुल सिंह एकत्रित होकर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के बंगले पहुंचे, जहां उन्होंने केंद्रीय मंत्री से मुलाकात की और सबसे पहले उनके सामने नतमस्तक होकर उनके पैर छुए, फिर उन्हें ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस के विधायक का यूं केंद्रीय मंत्री के सामने झुक जाना कहां तक जायज है, इसे कांग्रेस पार्टी किस स्तर पर लेती है, ये देखने वाली बात होगी। मगर राहुल सिंह ने दमोह जिले की जनता को लेकर कुछ ज्ञापन सौंपा है, जिस ज्ञापन में ये बात कही गई है कि केंद्र सरकार दमोह जिले के साथ भेदभाव कर रही है और राहत पैकेज देने में देरी कर रही है। हालांकि केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्र किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं कर रहा है और जो राहत पैकेज है वो सभी जिलों में बराबर बांटा जाएगा। केंद्रीय मंत्री के सामने सत्तारूढ़ पार्टी के विधायक का यूं झुकना कहां तक जायज है, अब देखते हैं कि पार्टी इस पे क्या एक्शन लेती है। सत्ताधारी दल कांग्रेस की ओर से मनोज मंडावी ने विधानसभा उपाध्यक्ष के लिए नामांकन भर दिया है। मनोज मंडावी के नामांकन पत्र पे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, मंत्री टीएस सिंहदेव, ताम्रध्वज साहू सहित विपक्षी दल की ओर से बीजेपी की ओर से नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक सहित बृजमोहन अग्रवाल, अजय चंद्राकर जैसे कद्दावर नेताओं ने समर्थक और प्रस्तावक के रूप में हस्ताक्षर किए हैं। तो वहीं जोगी कांग्रेस की ओर से धर्मजीत सिंह ने प्रस्ताव समर्थन दे के ये तय कर दिया है कि अब उपाध्यक्ष पद के लिए किसी तरह से मतदान की स्थिति नहीं बनेगी, किसी तरह से बहुमत साबित करने की आवश्यकता नहीं होगी और मनोज मंडावी जो है वो निर्विरोध सर्वसम्मति से उपाध्यक्ष चुन लिए जाएंगे। मनोज मंडावी का उपाध्यक्ष बनना तय है, महज नाम की औपचारिक घोषणा ही शेष है, वो किसी भी पल हो सकती है। बात अगर राजनीतिक समीकरण की कर ली जाए तो बीजेपी या विपक्षी दल इसलिए चुनावी मैदान में नहीं उतरी क्योंकि संख्या बल के आसपास भी विपक्षी दल नहीं पहुंच पा रही थी। तो वहीं अगर कांग्रेस की बात कर ली जाए तो कांग्रेस ने बस्तर से मनोज मंडावी को उपाध्यक्ष बना के बस्तर में कांग्रेस को और अधिक ताकतवर बनाया है, बस्तर के समीकरण को साधा है। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से कांग्रेस के भीतर खाने ही मंत्रिमंडल से लेके तमाम नियुक्तियों को लेकर जो उठापटक जारी था, उसके बीच मनोज मंडावी का उपाध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल कराना बताने के लिए काफी है कि कांग्रेस अभी भी बस्तर पे फोकस कर रही है। बहरहाल देखना होगा कांग्रेस के इस निर्णय से कांग्रेस के अंदरूनी राजनीति पे आने वाले दिनों में क्या कुछ असर पड़ता है। 1 दिसंबर से पूरे प्रदेश में धान खरीदी शुरू होने वाली है और इसको लेकर राज्य सरकार का दावा है कि तैयारियां पूरी कर ली गई है।
इस बार जो है अभी जो धान खरीदी की जाएगी वो केंद्र सरकार के समर्थन मूल्य के आधार पर ही धान खरीदी की जाएगी और जिसके लिए जो समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है ए ग्रेड धान के लिए 1835 रुपये प्रति क्विंटल तथा कॉमन जो ग्रेड धान है उसके लिए 1815 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी की जाएगी। हालांकि राज्य सरकार ने वादा किया था कि 2500 रुपये समर्थन मूल्य में धान खरीदी की जाएगी और इसके लिए अंतराल की जो राशि है उसके लिए एक मंत्रिमंडलीय उप समिति बनाई गई है जो ये निर्धारित करेगी कि जो बकाया राशि है वो किसानों के खाते में किस तरह से डाला जाए। वहीं धान खरीदी को लेकर जो भारतीय जनता पार्टी है वो सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले बैठी है। 1 दिसंबर को जितने भी धान खरीदी केंद्र हैं वहां पर बीजेपी के लोग टेंट लगाकर बैठेंगे और सरकार के खिलाफ हल्ला बोल करेंगे। बीजेपी का कहना है कि सरकार ने किसानों के साथ वादा खिलाफी की है और 2500 रुपये समर्थन मूल्य में धान खरीदी का वादा था, साथ ही एक जो दाना धान है वो उसको खरीदने का वादा था। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी तब तक आंदोलन करेगी जब तक कि सरकार अपना वादा पूरा कर नहीं लेती है। करीबन 2047 धान खरीदी केंद्र है जहां पर धान खरीदी की जाएगी। राजधानी रायपुर समेत प्रदेश भर के जो तमाम धान खरीदी केंद्र है उसमें तैयारियां पूरी हो चुकी है और साथ ही इस बार जो जितने भी धान खरीदी केंद्र हैं वहां पर आर्द्रता मापी यंत्र लगाने के लिए कहा गया है ताकि किसानों को परेशान न किया जा सके कि उनके धान जो है गीले हैं। आखिरकार देखना ये होगा कि धान खरीदी शुरू होने के बाद में धान खरीदी को लेकर सियासत थमती है या फिर और आगे जाती है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास पर अनुसूचित जाति प्राधिकरण की बैठक साथ ही अन्य पिछड़ा वर्ग प्राधिकरण की बैठक ली और बैठक में साफ तौर पर उन्हें निर्देश दिए हैं कि जिस तरह से वहां पर जो काम पिछड़ रहे हैं उन कामों को प्राथमिकता से किया जाए। साथ ही इस बैठक में सांसद और प्राधिकरण के पदाधिकारी भी शामिल हुए। इसके अलावा जो दोनों प्राधिकरण के हैं उसके बजट बढ़ाने की बात मुख्यमंत्री ने कही है। जिस तरह से विकास जो अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 55 करोड़ का बजट कर दिया गया है, साथ ही जो अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण है उसके लिए 85 करोड़ का बजट कर दिया गया है और जो बजट को बढ़ाया गया है उस बजट में जो काम है उनको सही तरीके से क्रियान्वयन करने के भी निर्देश दिए हैं। साथ ही जो काम पिछड़ रहे हैं उनको अच्छे तरीके से करने हैं और साथ ही नरवा गरवा और घुरवा बाड़ी जो मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है उसको भी इस प्राधिकरण में सही तरीके से करने के भी निर्देश मुख्यमंत्री ने सभी पदाधिकारियों को दिए हैं। अब देखना यह होगा कि जिस तरह से दोनों जो महत्वपूर्ण पदाधिकारियों की जो बैठक हुई है प्राधिकरण की उसका आने वाले समय कितना ज्यादा असर देखने को मिलता है। नगर निगम चुनाव 2019 के लिए आज से अधिसूचना जो है वो जगदलपुर के लिए जारी कर दी गई है और उसके लिए जो व्यवस्था की गई है नामांकन फॉर्म भरने के लिए जमा करने के लिए कलेक्ट्रेट की 2 बिल्डिंग जो कंपोजिट बिल्डिंग कहलाती है और मुख्य बिल्डिंग कहलाती है वहां पर 6 कमरों में व्यवस्था की गई है। इस बार ये पहला मौका है जब ऑनलाइन फॉर्म खरीदकर उसे भरने और जमा करने की भी प्रक्रिया जो है वो शुरू की गई है। हालांकि आज पहले दिन नामांकन के पहले दिन केवल जोगी जनता कांग्रेस के एक दावेदार ने अपना फॉर्म खरीदा है और माना यह जा रहा है कि चूंकि अभी राजनीतिक दलों ने अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है इसलिए फॉर्म खरीदने और उन्हें जमा करने की प्रक्रिया सोमवार से जो है वो तेज होगी। राजनीतिक हलचल तो बढ़ी हुई है नगर निगम चुनाव को लेकर के। दूसरी तरफ नगर पंचायत बस्तर की अगर बात करें तो वहां पर 15 सीटों पर चुनाव होना है और वहां पर 2 कक्ष बनाए गए हैं। रिटर्निंग ऑफिसर और सहायक रिटर्निंग ऑफिसर की फौज भी वहां पर लगाई गई है। जहां तक बस्तर की बात करें तो अभी वहां पर आज किसी ने भी नामांकन फॉर्म जो है वो नहीं खरीदा है। जगदलपुर नगर निगम के 48 वार्डों में चुनाव की प्रक्रिया संपन्न होनी है और उसके लिए मुख्य जिला निर्वाचन अधिकारी रिटर्निंग ऑफिसर के तौर पर जिला कलेक्टर को जिम्मेदारी दी गई है तो वहीं 8 रिटर्निंग सहायक ऑफिसर बनाए गए हैं जो पूरी चुनाव की प्रक्रिया को संपन्न कराएंगे। राजनीतिक दलों की बात करें तो राजनीतिक दल में कांग्रेस जो है वो नामांकन जो दावेदार हैं उनके फॉर्म लेकर के राजधानी रवाना हो चुके हैं। जिलाध्यक्ष राजीव शर्मा और वहां पर माथापच्ची का दौर जो है वो जारी है। पंचायत और डीएमएफ फंड में हुई गड़बड़ी की जांच करना एक आईएएस अधिकारी को काफी महंगा पड़ गया। भ्रष्टाचार से मुक्त शासन देने वाली सरकार ने उन्हें बतौर तोहफे में उनका स्थानांतरण कर दिया। 1 साल पहले 6 अक्टूबर 2018 को आईएएस नूपुर आसिफ पन्ना जिला पंचायत की सीओ का पदभार ग्रहण किया। सीओ ने आते ही जिला पंचायत की फाइलें खंगालनी शुरू कर दी। जिले में लगातार नरेगा में गड़बड़ी की शिकायत मिलने पर सीओ ने इसकी जांच करते हुए 81 लाख रुपए की गड़बड़ी पकड़ी। सीओ ने इस मामले की शिकायत करते हुए एपीओ पोखराज बघेल के खिलाफ सिटी कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई, पर स्थानीय नेताओं और जिले के वरिष्ठ अधिकारी के दबाव में पुलिस खुलेआम घूम रहे पोखराज को फरार बताते हुए आज तक गिरफ्तार नहीं कर सकी। सीओ ने इसके बाद स्वच्छ भारत मिशन, डीएमएफ फंड और पंचायतों को मिले 14 वित्त की राशि की जांच शुरू कर दी। आंकड़े की बात की जाए तो कोंडागांव के कोसमा में 96,000, माकड़ी में 44,000 की ओडीएफ में गड़बड़ी सामने आई। वहीं फराजगांव ब्लॉक के गट्टी पल्ला में डीएमएफ के साथ
14 वित्त की राशि में 3 लाख की गड़बड़ी सीओ ने पकड़ी। कुल मिलाकर पंचायतों को ग्राम विकास के नाम पर केंद्र से मिले 14 वित्त की राशि में 26 लाख की आर्थिक अनियमितता का खुलासा हुआ। सीओ ने गड़बड़ी करने वाले सरपंच सचिवों से रिकवरी शुरू कर दी। सीओ की इस कार्रवाई से पूरे जिले में खलबली मच गई। वहीं सीओ ने डीमैप फंड की जांच कर इसमें हुई गड़बड़ी की शिकायत पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम से की, जिसका असर ये हुआ कि नगरीय निकाय चुनाव की घोषणा के ठीक पहले ही उनका तबादला करवा दिया गया। बहरहाल देखना होगा कि ठीक पंचायत चुनाव के पहले आईएएस अधिकारी का तबादला करने के बाद क्या कांग्रेस पंचायतों में अपनी जीत दर्ज कर पाती है और जो उस अधिकारी ने भ्रष्टाचार की जो फाइल खोली है उस पर जांच की कार्रवाई करती है या नहीं। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर आज से नामांकन लेने का काम शुरू हो गया है और 6 दिसंबर तक नामांकन भरे जा सकेंगे और 7 तारीख को स्क्रूटिनी होगी। 9 तारीख को अभ्यर्थी अपना नामांकन वापस ले सकेंगे। प्रदेश के 151 नगरीय निकायों में चुनाव होना है। इसके लिए लगभग 50,000 से अधिक अधिकारी और कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। 5,406 मतदान केंद्रों पर मतदान होगा। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में नामांकन भरने का काम शुरू हो गया है और इसके लिए अभ्यर्थी आ रहे हैं और नामांकन ले भी रहे हैं। लेकिन अभी तक एक भी अभ्यर्थी हैं जिन्होंने नामांकन नहीं भरा है। देर शाम तक नामांकन कितने लोगों ने नामांकन दाखिल किया है इसकी सूची भी जारी हो जाएगी। लेकिन बहरहाल कहा जा सकता है कि सभी जो है जिला मुख्यालयों में इस तरह से नामांकन भरने की प्रक्रिया जो है चालू है। और इस वक्त एक बड़ी खबर ग्वालियर से मिल रही है।